हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो चलो देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो इट हैज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज, वेयर एज वेक्टर क्वांटिटीज जो होते हैं उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज भी होते हैं, डायरेक्शंस भी होते हैं, और ये ओबे करता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है ये हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटीज के बारे में, देन इट कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी रूल ऑफ एल्जेब्रा। जैसे कि मान लो 2 + 3 में ऐड करता हूं तो आंसर विल बी 5। दिस इज द ऑर्डिनरी रूल ऑफ एल्जेब्रा, क्योंकि 2 भी एक स्केलर क्वांटिटी है और 3 भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अंडरस्टूड। लेकिन ऐसा नहीं है इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। इट कैन ओनली बी एडेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, अब लॉ ऑफ एडिशन क्या है, वेक्टर मतलब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ये हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अभी एग्जांपल्स की। तो जैसे कि मान लो ये मास है, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, देन वर्क, एनर्जी, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। वेयर एज वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स क्या क्या बताओ। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, देन आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके, देन एंगुलर वेलोसिटी। तो ये सब आपके वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इज दैट क्लियर? जैसे टॉर्क हो गया, फोर्स हो गया। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स है वेक्टर क्वांटिटीज के जिसके पास न्यूमेरिकल एज वेल एज डायरेक्शन वैल्यू भी होते हैं। ओके, तो यहाँ की इंपोर्टेंट नोट है, आप चाहो तो इसे देख सकते हो। दैट इज ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन, बट ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर्स। जैसे कि एग्जांपल हम बात करें करंट एंड प्रेशर के बारे में, तो करंट जैसे आपको मालूम है इसके पास डायरेक्शन होता है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे मान लो ये करंट यहाँ से आ रहा है, इस जंक्शन पे करंट आ रहा है 5 एम्पियर। तो यहाँ पे अगर 3 एम्पियर जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन ये 3 एम्पियर और 2 एम्पियर को हम वेक्टोरिकली ऐड करके, ठीक है, हमें 5 एम्पियर नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, इसीलिए ये वेक्टर नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है, देखो, ऑल्दो करंट हैज डायरेक्शन बट इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बनाया मैंने, देखो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये है एक्चुअली दिस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जिसमें कि दिस स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन एज द टेल, और जो ये एंडिंग पॉइंट है इसे बोलते हैं हेड। ठीक है, तो कुल मिला के इसे हम बोलते हैं वेक्टर, जिसमें ये जो लाइन होता है ना, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो है, ठीक है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। ठीक है, अगर किसी वेक्टर को हमको रिप्रेजेंट करना है इन द सिंबॉलिकल फॉर्म, मान लो एक ए है, एक अल्फाबेट ए है। ठीक है, तो ए को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि ये वेक्टर है, तो हम क्या करना पड़ेगा, उसमें ऊपर में एक एरो लगा देंगे ऐसे, तो इसका मतलब ये बन गया एक वेक्टर। ठीक है, अगर दो लाइन ऐसे खींच लेंगे तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज मॉड ऑफ ए भी बोलते हैं इसे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब एक यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें। कोई भी एक अल्फाबेट है, उसके ऊपर एक एक एरो लगा देंगे ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ। ठीक है, एक कैप लगा देंगे, तो ये कैप जो है इसे हम बोलते हैं ए कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर को उसके ऊपर एक कैप लगा रहेगा तो उसे हम बोलेंगे ए कैप। A vector having unit magnitude and its direction is along the direction of vector A is called a unit vector. तो यूनिट वेक्टर में क्या हमें पता चला, दैट इज इट हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए सिंगल यूनिट। ठीक है, अब यूनिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम लेंथ की बात करें, 1 मीटर हो सकता है, 1 मिलीमीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यूनिट मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एंड जो उसका डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होना चाहिए उसके वेक्टर के अलोंग में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब वेक्टर ए को, अब वेक्टर ए जो है इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर के पास क्या क्या है बताओ, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे हम लोग, मॉड ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड जो होता है दैट इज यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, और उसका डायरेक्शन जो होता है उस वेक्टर के अलोंग में होता है। ठीक है, तो इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक वेक्टर को, विच इज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।
इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको हेल्पफुल होगा सॉल्व करने में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द वेक्टर्स, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया, दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं कि ये आपका ये वाला एक वेक्टर है, दिस वन, ओके, दिस इज अ वेक्टर विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द ईस्ट। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ईस्ट से वो 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर ये सेम और एक वेक्टर हम यहां पे लें, ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट में, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, इसी क्वाड्रेंट में अगर हम और एक वेक्टर लें यहाँ पे, अगर ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है, वैसे एंगल तो कुछ भी बना सकता है, मैंने एग्जांपल के लिए समझाया यहाँ पे, मान लो यहाँ पे एंगल बना रहा है यहाँ पे 45 डिग्री, लेकिन एंगल कहाँ से बन रहा है? एंगल बन रहा है आपका नॉर्थ से, तो हम बोलेंगे इसे 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब ये ईस्ट की तरफ जा रहा है और कितना एंगल बना रहा है? ये 45 डिग्री कहां से बना रहा है? ये नॉर्थ से बना रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरह हम और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर मान लो ये एक वेक्टर लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि ईस्ट एंड साउथ के बीच में है। ठीक है, ईस्ट और साउथ के बीच में एक वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ईस्ट। तो हम क्या बोलेंगे? ईस्ट की तरफ तो है लेकिन जा किधर रहा है? ये साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, क्या बोलेंगे? सॉरी, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, जा किधर रहा है? एक्चुअली जा रहा है ये साउथ की तरफ। इसी तरह अगर हम बोलेंगे यहाँ पे और एक वेक्टर मैंने लिया है यहाँ पे जो कि 45 डिग्री बना रहा है, कहां से बना रहा है भाई? साउथ से बना रहा है। ठीक है, तो जाएगा किधर? ये ईस्ट की तरफ जाएगा, तो हम इसे बोल सकते हैं 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, लाइक दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। कहां से बना रहा है? साउथ से बना रहा है, जा किधर रहा है? ये वेस्ट की तरफ, तो हम बोलेंगे 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, लाइक दिस ऑल्सो, कितना डिग्री बना रहा है? ये 60 डिग्री, तो हम बोलेंगे इसे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जा किधर रहा है? ये नॉर्थ की तरफ, कहां से एंगल बना है? ये वेस्ट। ठीक है, सो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इज दैट क्लियर? तो आई होप कि इतने सारे एग्जाम्पल्स जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इससे आपका ये फंडामेंटल, आपका यह जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, ऑन रोटेटिंग द 2 पाई वेक्टर डज नॉट चेंज। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, अगर मान लो कुछ वेक्टर ऐसा है, ठीक है, इसको अगर हम रोटेट करेंगे 2 पाई रेडियन, ठीक है, 2 पाई रेडियन अगर रोटेट करेंगे तो वेक्टर में या फिर जो वेक्टर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। ठीक है, वेक्टर डज नॉट चेंज व्हेन रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा इक्वल्स टू 2 पाई। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं, ए वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन शिफ्टेड पैरेलल। जैसे कि मान लो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन है मान लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं ये वेक्टर एक पोजीशन 1 में है, दिस इज अ पोजीशन 1। ठीक है, ये वेक्टर ए है, अगर इसे हम पैरेलली शिफ्ट करें तो पैरेलल शिफ्ट मतलब यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। ठीक है, पैरेलल शिफ्ट का मतलब है उसे पैरेलली शिफ्ट करना। ठीक है, लाइंस क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, ये सब पैरेलल्स हैं, देखो ये ऑल लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अगर इसे हम पैरेलल में शिफ्ट करते हैं तो भी वेक्टर क्या होता है? चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन शिफ्टेड पैरेलली फ्रॉम द पोजीशन 1 to 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 देखें, एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स इज ऑलवेज द स्मॉलर एंगल व्हेन जॉइंट टेल टू टेल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मान लो मैं 2 वेक्टर लेता हूं यहाँ पे, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों के बीच में एंगल पता करना है, तो कैसे पता करेंगे एंगल? तो एंगल हमें निकालना है, सबसे पहले हमें उसे ज्वाइन करना पड़ेगा फ्रॉम टेल टू टेल। अगर ये एक वेक्टर है तो और एक वेक्टर मैं ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर ये एक वेक्टर है, मैं और एक वेक्टर अगर चाहूं बनाना है तो ऐसे नहीं बना सकता, हेड टू हेड कनेक्ट नहीं कर सकता। तो मुझे चाहिए, सबसे पहले चाहिए कि अगर ये वेक्टर है और एक वेक्टर मान लेते हैं यहाँ पे है, तो इसको शिफ्ट करके मैं यहाँ लेके आऊंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, एंगल बनाएगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो अब ये टेल से टेल मैंने जोड़ दिया इसे, अब ये दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा, ठीक है, दिस इज द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। लेकिन यहाँ पे और एक कैच पॉइंट है, दैट इज, अब एंगल तो मैंने बना दिया लेकिन एंगल ये वाला होगा या एंगल ये वाला होगा। ठीक है, तो कौन सा एंगल लेना है हमें? हमें लेना है वो वाला एंगल जो कि 0 से 180 के बीच में हो,
क्योंकि आप देख सकते हो ये वाला एंगल इज द स्मॉलर एंगल और ये वाला जो है बड़ा वाला एंगल है, तो हमें छोटा वाला एंगल हमेशा लेना है। ठीक है। अब जैसे सेकंड एग्जांपल देखो, ये दो वेक्टर्स हैं। अब ये दोनों के बीच में बड़ा एंगल कौन सा बताओ? दिस इज द बिगर एंगल। यस। तो हमें कौन सा लेना है? हमें छोटा वाला एंगल लेना है। और वो छोटा वाला एंगल जो है उसका वैल्यू 0 से 180 के बीच में लाई करना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है। अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों वेक्टर को हम इक्वल तभी बोल पाएंगे जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उसका डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है। नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर ए इज सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बी इफ बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ दोनों का क्या है? सेम है। ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अब मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड मान लीजिए उसका लेंथ हो सकता है, मैग्नीट्यूड मान लीजिए उसका एक्सेलरेशन हो सकता है, या फिर वेलोसिटी हो सकता है। ठीक है। लेकिन वो मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, ये जो लेंथ है। ठीक है। दिस लेंथ, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगे इसके मैग्नीट्यूड की, ये मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है। तभी हम बोल सकते हैं, देखो यहां पे मैंने लिखा है ना मैग्नीट्यूड, ये मॉड का मतलब है मैग्नीट्यूड, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस लेंथ ऑफ दिस लाइन इज सेम, ओके, बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। आप देख सकते हो वेक्टर ए इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। अंडरस्टूड? ठीक है। चलिए अगला अगला पॉइंट देखते हैं, दैट इज पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब यहां पे देखो, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी पैरेलल इफ एंगल बिटवीन देम इज जीरो। ठीक है। ये है आपका पैरेलल वेक्टर्स का डेफिनेशन कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स मस्ट बी जीरो। अगर ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, भले ही दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो या फिर सेम नहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल क्या होना चाहिए? 0 डिग्री। ठीक है। तभी हम बोल सकते हैं कि बोथ आर पैरेलल। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी एंटी पैरेलल इफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 180। अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए भाई? 180 डिग्री। मतलब अगर मान लो ये वेक्टर ए है तो वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट। ठीक है। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, तो एंगल बिटवीन द देम इज 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज कोलिनियर एंड कोप्लानर वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम कोलिनियर की। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है। इसे हम बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर मतलब सेम लाइन पे लाई करना। देखो ये सेम लाइन पे लाई कर रहा है, देखो ए बी एंड सी। हालांकि ए बी का डायरेक्शन सेम है और सी का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि सेम लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेम लाइन पे लाई कर रहा होगा तो हम बोल सकते हैं इसे कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो या फिर नहीं सेम हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स में भी पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो यहाँ पे पैरेलल वेक्टर्स भी चलेंगे या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो भी चलेंगे। ठीक है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लानर इफ दे आर इन द सेम प्लेन। अब बात करें हम कोप्लानर वेक्टर्स की, तो कोप्लानर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि सेम प्लेन में लाई करते हैं। जैसे मान लो ये एक्स वाई प्लेन में ले लिया है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये मिलके बन गया एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में आप देख सकते हैं वे वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो दोनों ही जो है सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, भले ही दोनों का डायरेक्शन सेम हो या नहीं सेम हो, या फिर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो या फिर नहीं भी सेम हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है। नेक्स्ट, हेंस यहां पे आप देख सकते हो। अच्छा हम बात करें थ्री डायमेंशन में। ठीक है। इन थ्री डायमेंशन ऑल्सो एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं डायरेक्ट एमसीक्यू फॉर्म्स में। ठीक है। तो थ्री डायमेंशन में अगर हम बात करें, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है आपका जेड एक्सिस। ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स जेड प्लेन, ये हो गया आपका एक्स वाई प्लेन एंड दिस इज वाई जेड प्लेन। ठीक है। अब यहां पे देखो ए और बी ये तो कोप्लानर है, इसी तरह
सी डी जो है दिस इज ऑल्सो को प्लानर। इसी तरह ई एंड एफ जो है ये भी को प्लानर है। ठीक है, तो ए बी और सी डी आपस में को प्लानर नहीं है। इसी तरह ए बी और ई एफ ये भी आपस में को प्लानर नहीं है, क्योंकि ई एफ लाई कर रहा है वाई जेड प्लेन में और ए बी लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, तो ये दोनों आपस में को प्लानर नहीं है। लेकिन ए एंड बी बोथ आर को प्लानर बिकॉज दे लाई इन द सेम प्लेन। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा यहां पे क्या बोला गया है, इन थ्री डायमेंशन ऑल्सो एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज को प्लानर। तो थ्री डायमेंशन में हमेशा याद रखना कोई भी दो वेक्टर जो है हमेशा को प्लानर होते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ भी एक वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस में लाई कर रहा होगा और वेक्टर जो है मान लेते हैं वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, तो थ्री डायमेंशन में हमेशा देखना एक्स एंड वाई बोथ आर ऑलवेज को प्लानर। ठीक है, या तो फिर मान लो अगर एक वेक्टर एक्स पे लाई कर रहा है और एक वेक्टर मान लेते हैं जेड पे लाई कर रहा है, तो एक्स एंड जेड पे जो वेक्टर्स होंगे ये हमेशा क्या होंगे, को प्लानर। ठीक है, या तो फिर वाई पे लाई कर रहा होगा या फिर जेड पे लाई कर रहा होगा, देन ऑल्सो वाई एंड जेड आर ऑल्सो को प्लानर। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमेशा एक थ्री डायमेंशन में आपको देखने मिलेगा कि कोई भी अगर दो वेक्टर लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या होंगे, वो को प्लानर्स होंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है भी कि मतलब ये को प्लानर कौन कौन से हैं और नॉन को प्लानर कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, दैट इज कंकरेंट वेक्टर्स। तो टू और मोर वेक्टर्स इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट। जैसे मान लो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहां पे है, यहाँ पर दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो वेक्टर्स ए बी एंड सी हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन, हेंस दे आर कॉल्ड कंकरेंट वेक्टर्स। सेम लाइन ऑफ एक्शन है, देखो इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, सेम पॉइंट पे, इसे हम बोलते हैं कंकरेंट वेक्टर्स। ठीक है, या फिर उसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम होगा वेक्टर्स का, हम उसे बोल सकते हैं कंकरेंट वेक्टर्स। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या क्या मेथड्स हैं इसके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे हम ग्राफिकल एंड एनालिटिकल मेथड, जिसमें हमें पढ़ना है ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल लॉ के बारे में। देखो ध्यान से देखना, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड या फिर द क्लोजिंग साइड इज टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। क्या मतलब है इसका, ध्यान से सुनो। अगर मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर मान लो बी है, विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस, और ए वेक्टर ए जो है ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा बताओ। अब ए मान लो ये दिस इज द ए एंड दिस इज बी। अब क्योंकि ये इसका हेड और इसका टेल कनेक्टेड है, यस, तो हमने क्या बोला, दैट वेक्टर टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हो गया ना। देखो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दिस आर द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, अब जो थर्ड साइड होगा, दिस इज द थर्ड साइड। देखो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड द थर्ड साइड जो होगा, ठीक है, दिस इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल और इट इज द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द ऑपोजिट सेंस या फिर ऑपोजिट ऑर्डर। क्या मतलब है ऑपोजिट ऑर्डर का, ए देखो ए का डायरेक्शन ऐसा है, इसी सेम डायरेक्शन में क्या है, बी का है, तो सी का भी क्या होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। तो हम बोल सकते थे कि ए बी और सी, ठीक है, ये तीनों क्या है बताओ, टेकन इन द सेम ऑर्डर। लेकिन हमें ऐसा करने नहीं बोला गया है, हमें क्या बोला गया है कि अगर ए को ऐसा डायरेक्शन में लिया गया है, ठीक है, तो जो क्लोजिंग साइड होगा दैट इज द रिजल्टेंट मस्ट बी टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। ये हो गया आपका ऑपोजिट ऑर्डर या फिर ऑपोजिट सेंस। ठीक है, यहां पे देख सकते हो आप, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर और द सेम सेंस। तो यहाँ पे जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इनको सेम ऑर्डर पे लिया गया है। ऐसे ये मूव कर रहा है, कैसे ये मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो क्लोजिंग साइड होगा ये कैसे मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, सो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा दैट इज रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक, नेक्स्ट, वेक्टर बी मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस और वेक्टर ए, जो कि हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, वेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वेक्टर ए। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल अल्फा बना रहा है। कहां से बना रहा है, ये ए से बना रहा है ये। ठीक है, चलो इसके बारे में और कुछ डिटेल एनालिसिस करते हैं हम। अब ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी
और ये क्लोजिंग साइड है रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, वेक्टर बी जो है एक्स एक्सिस से बोलिए या फिर वेक्टर ए से बोलिए, ठीक है, कितना एंगल बना रहा है ये, थीटा एंगल बना रहा है ये, ठीक है। और रिजल्टेंट जो है ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है, किससे, वेक्टर ए से। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट एस है, ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो गया ना, ठीक है, दैट इज ओ पी एंड एस इज अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे और इसे नाम रखेंगे हम क्यू, ठीक है, दिस इज अ परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए, इट इज नथिंग बट वेक्टर ए जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं बताओ, वेक्टर ए कैन ऑल्सो रिटन एज ओ पी वेक्टर। ओपी, ये ओ से लेके पी तक है, ओपी वेक्टर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा या फिर ओपी का जो मैग्नीट्यूड होगा इसे हम बोलेंगे ए, अंडरस्टूड। इसी तरह बी का जो मैग्नीट्यूड होगा इसे हम बोलेंगे बी, या फिर जो रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड होगा उसे हम बोलेंगे आर, ठीक है। और इस ट्राइंगल में दैट इज पी क्यू एंड एस, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल में हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा इज गोइंग टू बी हाउ मच, परपेंडिकुलर, ओके, बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज क्यू एस बाय एस पी। देखो लिखा है क्यू एस बाय पी एस, ओके। तो यहां से क्यू एस हमें निकालना है, ये क्यू एस जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, दिस इज नथिंग बट बी इंटू साइन थीटा, बिकॉज पी एस जो है, पी और एस जो है, ठीक है, दिस मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट बी ओनली, सो क्यू एस विल बी बी साइन थीटा। इस तरह हम कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा विल बी बी कॉस थीटा, ओके। यहां पे हम पता कर सकते हैं ओ क्यू क्या हुआ, बताओ, ओ क्यू, ओ एंड क्यू ये जो लेंथ है दिस इज नथिंग बट ओपी प्लस पी क्यू। ओपी क्या है बताओ, ए है, अब पी क्यू क्या बताओ, यस पी क्यू, या पी क्यू यहां से आ गया, दैट इज बी कॉस थीटा, ओके। तो हम लिख सकते हैं ओ क्यू इज नथिंग बट, यहाँ जो ओ क्यू है इट इज नथिंग बट ओपी दैट इज ए प्लस पी क्यू क्या है भाई, पी क्यू यहां से आ गया, दैट इज बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ पे हम डिटेल्स यूज करेंगे इन ट्राइंगल ओ क्यू एस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओ क्यू एस देखो, ओ क्यू एस, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया और यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ओ एस स्क्वायर, ओ एस, ओ एस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ओके। तो एस ओ एस स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी, ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ओ क्यू क्या लिखा है, ओपी प्लस पी क्यू, दैट इज ओपी प्लस पी क्यू प्लस क्यू एस का स्क्वायर, ओके। एंड ओपी प्लस पी क्यू क्या आया बताओ, अभी जस्ट मैंने लिखा था अभी, दैट इज ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसे हम ए प्लस बी के फॉर्म में है ये, तो इसे हम एक्सपैंड करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये किसके फॉर्म में है, ये ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यस। इसी फॉर्म में हम इसको एक्सपैंड करेंगे और इसको भी मैंने यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में इसको इंडिविजुअल मैंने एक्सपैंड किया, तो यहाँ पे हम बी कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बी साइन स्क्वायर थीटा है, तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू आता है 1, ये सबको मालूम है। तो यहाँ कुल मिला के आर स्क्वायर, क्योंकि ओ एस जो है दैट इज नथिंग बट द रिजल्टेंट का स्क्वायर, इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, या फिर आर इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अल्फा की। अल्फा क्या है बताओ, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड द रिजल्टेंट दैट इट मेक्स विद द वेक्टर ए, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टेन अल्फा निकालेंगे, बताओ टेन अल्फा क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें इस टोटल ट्राइंगल की राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, तो व्हाट इज टेन अल्फा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एस क्यू, एंड बेस क्या है, दैट इज ओ क्यू, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्यू एस बाय ओ क्यू, और क्यू एस क्या है, दैट इज बी साइन थीटा, यहां से निकल गया था हमारा, क्यू एस इक्वल्स टू बी साइन थीटा। एंड व्हाट इज ओ क्यू, ओ क्यू यहां से आया था, देखो ओ क्यू कितना आया था बताओ, ओपी प्लस पी क्यू या फिर ए प्लस बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए प्लस बी कॉस थीटा, ओके। तो tan अल्फा इज बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, या फिर अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप हर एक चीज डिराइव नहीं कर सकते, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे कि मान लो अगर मुझे रिजल्टेंट मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहिए,
दैट इज नथिंग बट, वो कब मिलेगा मुझे, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे अगर थीटा अगर हम 0 पुट करेंगे तो cos 0 इज इक्वल्स टू 1। तो ये बन जाएगा a प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। और ये होल स्क्वायर और ये रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a प्लस बी ओनली। तो मैक्सिमम रिजल्ट हमें मिलेगा दैट इज मॉड ऑफ a प्लस बी। एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट, जब ये आपका 180 डिग्री होगा थीटा, ठीक है। एंड cos 180 इज नथिंग बट -1, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बन जाएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो रूट है, तो रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ओनली a माइनस बी का मॉड, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो है हमेशा लाई करेगा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में। इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इन एमसीक्यूज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द पैरेललोग्राम। अगर आपको ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया है तो पैरेललोग्राम भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको पैरेललोग्राम क्या है, मालूम है सबको। पैरेललोग्राम इज कंसिस्ट ऑफ 4 साइड्स, जहाँ पे 2 साइड्स आर ऑलवेज पैरेलल, या जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम मतलब इट कंसिस्ट ऑफ 4 साइड्स, ठीक है। और जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। ये है कंडीशन फॉर पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम जॉइंड टेल टू टेल। अब मान लो वेक्टर P है, वेक्टर P सॉरी वेक्टर B, और ये वेक्टर A है, ठीक है। दीज आर द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड दीज आर जॉइंड बाय टेल टू टेल। ट्रायंगल लॉ में क्या था बताओ, एक का टेल और एक का हेड ऐसे जॉइन था, ठीक है, क्योंकि हमें ट्रायंगल फॉर्म करना था। यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम में ये जो दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, ये टेल टू टेल कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर A है इसका मैं और एक पैरेलल बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये वेक्टर B जो है इसका मैं और एक पैरेलल बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये ऐसे फॉर्म करके मुझे एक पैरेललोग्राम मिल गया, मुझे आई कैन ड्रॉ ए पैरेललोग्राम, ओके। नाउ दिस रिजल्टेंट, इसका जो रिजल्ट मान लो ये वेक्टर B था और ये A को मैंने यहाँ पे रीड्रॉ किया, ठीक है, ताकि मुझे पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सटेंड कर दिया इसको, और यहाँ पे तो पहले से ही B वेक्टर था और ये है A वेक्टर। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट दिस इज द वेक्टर R, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आपको लग रहा होगा ट्रायंगल लॉ जैसे। यहाँ पे मैंने वेक्टर लिए B लिया, ये वेक्टर A है, टेकन इन द सेम ऑर्डर एंड वेयर एज द रिजल्टेंट टेकन इन द ऑपोजिट सेंस, ठीक है। देखो यहाँ पे वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर A इज नथिंग बट A, मॉड ऑफ वेक्टर B इज नथिंग बट B एंड मॉड ऑफ वेक्टर R इज नथिंग बट R, ओके। तो सेम लेंगे, यहाँ पे पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर। यहाँ पे ये थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर A एंड वेक्टर B एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड यहाँ वेक्टर B, ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ देखो मैंने जानबूझ के यहाँ पे वेक्टर B लिया है और यहाँ पे वेक्टर A लिया है। अगर मैं वेक्टर A यहाँ पे ले लूँ और वेक्टर B यहाँ पे ले लूँ तो रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट जो आएगा आपका पूरा सेम आएगा जो आपका ट्रायंगल लॉ पे आया था। लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पर B ले लिया और यहाँ पे A ले लिया ताकि आपको फर्क पता चले यहाँ पे, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल PQS, सेम PQS में ये ट्रायंगल पे हम क्या निकालेंगे, पहले साइन थीटा निकालेंगे, उसके बाद कॉस थीटा निकालेंगे, सेम प्रोसीजर। तो यहाँ पे आ जाएगा A साइन थीटा, तो ट्रायंगल लॉ में क्या आया था, B साइन थीटा आया था। क्योंकि B साइन थीटा क्यों आया था, क्योंकि ये वाला साइड आपका B था और ये वाला साइड आपका A था, ठीक है। तो PQ कितना आ गया, दैट इज A cos थीटा, अंडरस्टूड। नाउ OPST रिप्रेजेंट्स ए पैरेललोग्राम, दैट OPST ये आपका पैरेललोग्राम है। वेक्टर A एंड B रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन R एंड B। इन ट्रायंगल OQS यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, OQS मतलब ये OQS, ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या हमें क्या पता चलेगा, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी दिस इज द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ओके। सेम चीज है, सेम वैल्यूज आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यू विल गेट द सेम रिजल्टेंट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फर्क आएगा आपका अल्फा में। ट्रायंगल लॉ में क्या था, ट्रायंगल लॉ में अल्फा इक्वल्स कितना आया था बताओ, tan इनवर्स ऑफ B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा आया था। लेकिन यहाँ पे क्या आया बताओ, यहाँ पे आया A sin थीटा बाय B प्लस A cos थीटा। क्यों आया ऐसा,
बिकॉज यहां पे मैंने लिया है बी और यहां पे मैंने लिया है ए, लेकिन ट्राइंगल लॉ पे क्या था, ये था ए और ये था बी, ठीक है, इसलिए यहां पे एंगल पे फर्क आया। अंडरस्टूड। तो आपको ये समझना है कि जो एंगल है या फिर रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है ये ए और बी से नहीं बना रहा है, कहां से बना रहा है, ये फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इसलिए मैंने ये लिया, ठीक है। हमेशा याद रखना रिजल्टेंट जो एंगल बनाएगा किससे बनाएगा, ये एक्स एक्सिस से बनाएगा, दिस एक्स एक्सिस में, ठीक है। इज दैट क्लियर। और थीटा जो होता है आपका, थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी। अंडरस्टूड। अब कुछ एग्जाम्स में आपको एंगल, ये वाला एंगल नहीं देखा, आपको ये वाला एंगल दिया रहेगा, ठीक है, तो ये वाला हम एंगल निकाल सकते हैं, यस, ये वाला एंगल आप निकाल सकते हैं आराम से। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या कहता है, देखो, व्हेन टू वेक्टर्स और सॉरी व्हेन टू और मोर वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर, क्लोजिंग साइड ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर और सेंस। क्या मतलब है इसका। अब पॉलीगन मतलब क्या है, बहुत सारे साइड्स हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम जो है ये भी एक जो क्या बोलते हैं उसको, जो भी साइड्स हैं या फिर क्लोजिंग लूप है, ठीक है। ये जो लूप होता है ना, जितने भी लूप्स हैं या फिर क्लोज्ड लूप्स हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीगन, ठीक है। तो पॉलीगन में मान लेते हैं ये बहुत सारे साइड्स हैं इसमें, मान लेते हैं दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, ऐसा लिया गया है सेम सेंस में। कैसा लिया गया है, सेम सेंस में या फिर सेम ऑर्डर पे लिया गया, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जो क्लोजिंग साइड होगा, क्लोजिंग साइड, इसको हम लेना है ऑपोजिट ऑर्डर में, ऐसे ऑपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। ये हमें बताता है पॉलीगन लॉ। तो रिजल्टेंट जो एफ आएगा ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट, रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन। सो व्हाट आर द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। जैसे कि मान लो यहां पे मैंने लिया है वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ से हमें पता है कि ए और बी को अगर हम सेम ऑर्डर पे लेते हैं तो रिजल्टेंट जो लेंगे वो लेंगे ऑपोजिट ऑर्डर पे, ठीक है। तो a प्लस बी का हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज रिजल्टेंट r इक्वल्स टू a प्लस बी लिख सकते हैं, यस, ओके। अगर इस वेक्टर a को मैं यहां पे एक्सटेंड करूं, दिस वेक्टर a, और वेक्टर b को मैं यहां भी एक्सटेंड करूं, वेक्टर b, ठीक है, तो वेक्टर b प्लस a ये क्या बन जाएगा, ये भी r बनेगा ना। ये अगर b और a को हम सेम ऑर्डर पे लेते हैं तो जो क्लोजिंग साइड है रिजल्टेंट r, इसको मुझे लेने का ऑपोजिट ऑर्डर में लेना पड़ेगा, यस। तो यहां भी हम लिख सकते हैं फ्रॉम दिस ट्राइंगल, फ्रॉम दिस ट्राइंगल, फ्रॉम दिस ट्राइंगल रिजल्टेंट r इक्वल्स टू b प्लस ए। तो रिजल्टेंट इसमें भी आया a प्लस बी और इसमें आया b प्लस ए, तो दोनों रिजल्टेंट तो बराबर है, तो इसका मतलब a प्लस बी और b प्लस ए ये भी दोनों बराबर होना चाहिए। दिस इज नथिंग बट द कम्यूटेटिव लॉ। ओके, नेक्स्ट इज द वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव मतलब देखो ध्यान से देखो, अब a प्लस बी ट्राइंगल लॉ से, ठीक है, a प्लस बी, देखो a प्लस बी ये किसके बराबर होना चाहिए, वेक्टर p के बराबर होना चाहिए। a प्लस बी जो है ये p के बराबर होना चाहिए, यस। एंड वेक्टर q जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, दैट इज b प्लस सी, ये आना चाहिए वेक्टर q के बराबर। अंडरस्टूड। अब वेक्टर a प्लस q ये किसके बराबर आना चाहिए, वेक्टर r के बराबर आना चाहिए। अगर इस ट्राइंगल की बात करूं मैं, वेक्टर a वेक्टर q, अगर ये दोनों ट्राइंगल की बात करूं तो दिस इज द क्लोजिंग साइड वेक्टर r, यहाँ पे ये तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो a प्लस क्यू इक्वल्स टू आर जो है, सुनो मेरी बात ध्यान से, अब q को मैं क्या लिख सकता हूं, q को मैं लिख सकता हूं b प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आर, ठीक है। इसी तरह हमें पता है दैट इज p प्लस सी, देखो p प्लस सी ये भी क्या बनेगा, ये भी बनेगा आपका r, p प्लस सी भी बनेगा आपका r, ठीक है। तो p को मैं क्या लिख सकता हूं, p को लिख सकता हूं a प्लस बी, p को लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू r, हेंस इट इज एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव तो यही तो होता है ना कि a प्लस बी प्लस सी अगर है देन दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये तो लिखा है यहाँ पे, एसोसिएटिव लॉ को ये ओबे करता है ये। अंडरस्टूड, ठीक है। सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर, अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, देखो मान लो ये वेक्टर a है एंड दिस इज वेक्टर b व्हिच इज मेकिंग एंगल ऑफ थीटा विद द x एक्सिस और विद द वेक्टर a, क्योंकि वेक्टर a जो है ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हम इसे यहाँ पे एक ट्राइंगल के फॉर्म में यहाँ पे इसे बना रहे हैं, दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b, ओके, एंड दिस इज द रिजल्टेंट r।
अंडरस्टूड, दिस इज द रिजल्टेंट आर। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट आर है ये कुछ एंगल बना रहा है थीटा। कितना बना रहा है ये एंगल? कुछ थीटा बना रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है। अब हम काम करेंगे, अब ये जो वेक्टर बी है, ये जो वेक्टर बी है इसको क्या करेंगे? ऑपोजिट कर देंगे। क्यों ऑपोजिट कर देंगे? क्योंकि अगर ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो माइनस बी कैसे लिखेंगे हम? माइनस बी लिखेंगे जस्ट ऑपोजिट, दिस इज माइनस बी, क्योंकि हम पहले से पढ़ चुके हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। यस, व्हेन टू वेक्टर्स आर कॉल्ड टू बी नेगेटिव, पढ़ चुके हम। अगर वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी है तो इसका मतलब ए और बी दोनों क्या है? नेगेटिव होना चाहिए, इसका डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर जो माइनस बी का मतलब यह है कि वेक्टर बी अगर ऐसा है तो इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा माइनस बी, तो ये हो गया आपका माइनस बी, और ये आपका ए तो पहले से ऐसा ही है। यस, अब इसके बीच में जो रिजल्टेंट बनेगा, दिस इज द रिजल्टेंट। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले मुझे बताओ ए और बी, ए और बी के बीच में एंगल कितना था? बताओ, ए और बी के बीच में एंगल कितना था? थीटा था। कितना था? थीटा एंगल था। ठीक है, अभी अगर मैं इसको ऑपोजिट ऐसे कर दूं, दिस इज योर ए, ये ए था पहले। ठीक है, तो ये एंगल कितना कहलाएगा? अभी ये एंगल कितना कहलाएगा? अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? दैट इज 180 माइनस थीटा। तो अभी ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रिजल्टेंट बनेगा ये दोनों के बीच में, तो रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है? ये बना रहा है एंगल अल्फा विद द वेक्टर ए। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। ठीक है, टेकन इन द सेम ऑर्डर, टेकन इन द सेम ऑर्डर, तो रिजल्टेंट विल बी टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। ये ट्रायंगल लॉ से हमने सीखा है। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? ए प्लस ऑफ माइनस बी, तो इसे हम लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू ए माइनस बी। यस, लिख सकते हैं ना? सेम देखो। नेक्स्ट, अगर इसका हम रिजल्टेंट निकालें, ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है अभी? 180 माइनस थीटा। पहले कितना था? थीटा। अभी हो गया 180 माइनस थीटा, तो रिजल्टेंट विल बी हाउ मच? इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, यहाँ पे दिस इज द फाइनल वैल्यू। इस तरह हम निकाल सकते हैं अल्फा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द वेक्टर ए। ओके, सो tan अल्फा कितना हो जाएगा बताओ? इट विल बी बी साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक। आप अगर इसको इसको अगर आप ट्रायंगल लॉ के साथ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू कैसे है बल्कि। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ओके, चलिए नेक्स्ट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर वेक्टर है तो वेक्टर किस प्लेन में है वो डिपेंड करता है, क्या वो टू डायमेंशन में है या फिर वो 3 डायमेंशन में है। ठीक है, अगर हम बात करें 2 डायमेंशन की, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अगर एक वेक्टर है जो कि एक प्लेन पे लाई कर रहा है, प्लेन में कौन सा प्लेन है? ये 2 डायमेंशनल प्लेन है। ठीक है, और ये एंगल बना रहा है कितना? थीटा फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो वेक्टर ए को हम रिजॉल्व कर सकते हैं 2 कंपोनेंट्स में अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो वेक्टर ए मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो इधर, तो वेक्टर ए जो है, ठीक है, वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल्स टू ओ क्यू। वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं? ओ ओ क्यू भी लिख सकते हैं ना, ओ क्यू, और इसका मॉड लेंगे तो क्या बनेगा? दिस इज द ए ओनली। इसी तरह हम यहां लिख सकते हैं व्हाट इज साइन थीटा इन दिस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, यस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, दैट इज QP बाय OQ। ओके, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा बताओ? PQ तो हमें पता नहीं है, तो हमें निकालना है हमें, बट व्हाट इज OP? यस, OP, सॉरी, व्हाट इज OQ? OQ इज A। ओके, सो PQ कितना आ गया? PQ इज A साइन थीटा। ओके, सिमिलरली cos थीटा निकालेंगे, cos थीटा इज गोइंग टू बी, सॉरी, इसी तरह हम निकालेंगे दिस OQ लेंथ, OQ, सॉरी, OP लेंथ, दिस लेंथ। तो सबसे पहले हमने निकाला था PQ लेंथ निकाला था हमने, PQ इज नथिंग बट दैट इज A साइन थीटा, एंड OQ यहां से निकल जाएगा, दैट इज OP निकल जाएगा आपका, सॉरी, OP निकल जाएगा आपका A cos थीटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, तो x जो है आपका, मतलब जो x कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है,
ये जो वेक्टर है इसका जो x कंपोनेंट आएगा दैट इज नथिंग बट a cos थीटा, और इसका जो y कंपोनेंट आएगा दिस इज a sin थीटा। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट इज द यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से, फिर भी इसके ये थोड़ा ज्यादा इन डिटेल्स है, आप देख सकते हो। ए यूनिट वेक्टर इज ए डायमेंशनलेस वेक्टर हैविंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जैक्टली वन। अब क्या बताओ, ये डायमेंशनलेस वेक्टर है ये, ठीक है, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली वन होता है। अब वन जो है, अब इसका मतलब ये नहीं कि वन सिर्फ लिख देना है, इसका मतलब वन का मतलब ये है कि 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकता है, ठीक है, अंडरस्टूड। लेकिन मैग्नीट्यूड कितना रहेगा इसका, वन ही रहेगा, ठीक है। अब वेक्टर ए जो है, ये जो वेक्टर ए है, इज ए वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू this unit vector, whereas this a cap is a unit vector spell as a cap। इसे कैसे स्पेल करते हैं, that is a cap, ठीक है। और यूनिट वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, that is वेक्टर बाय मॉड ऑफ वेक्टर a, अंडरस्टूड। जैसे कि मान लो ये टोटल आपका वेक्टर a है, दिस इज द टोटल वेक्टर a, ठीक है। अब मान लो ये 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है, कितना यूनिट्स है इसका, 3 यूनिट्स, टोटल 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है ये। तो हमें लेकिन पता है जो मैग्नीट्यूड ऑफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो तो आपका वन यूनिट का होता है, तो दिस इज द 1 यूनिट, तो इसे हम बोलते हैं एक सिंगल यूनिट वेक्टर विच इज हैविंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट। और इसका डायरेक्शन देखो किधर है, डायरेक्शन आपका मेन वेक्टर जिधर आपका डायरेक्शन है ना, उसी डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन भी है। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या है, अब मान लो एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन में है ये, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर्स के बारे में। तो एक्स एक्सिस में मान लेते हैं आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। ये सारे क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। अब ऑर्थोगोनल का मतलब ये है कि ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब आई जे जो है ये परपेंडिकुलर है, आई के इज ऑल्सो परपेंडिकुलर एंड जे एंड के इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये तीनों के तीनों जो हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तभी हम उसे बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ए वेक्टर ए कैन बी रिजॉल्व इनटू एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट। क्या मतलब है इसका, जैसे इससे पहले हमने देखा था कि जब ये किसी प्लेन में, ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन में, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर मान लो यहाँ पे कोई वेक्टर ए है, ठीक है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में है तो इसे हम इट कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। लेकिन अगर ये मान लो ये 3 डायमेंशन में ये वेक्टर है तो इसे हम 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इज दैट क्लियर? तो इसका हम निकालेंगे कंपोनेंट दैट इज ax, ay and az, whereas ax is the component of a vector a along x axis and ay is the component of a along y axis and az is the component of vector a along z axis, ठीक है। सो वेक्टर ए को हम मोटा मोटी हम ऐसे लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, मैंने यहाँ बता दिया यहाँ पे। और जो इसका रिजल्टेंट आएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए दैट इज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे ऐड करेंगे वेक्टर्स को, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मान लो अगर मैंने एक्स एंड वाई एक्सिस लिया है, ठीक है, 2 डायमेंशन लिया मैंने। अब मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, एंड दिस इज वेक्टर बी, अंडरस्टूड। अब वेक्टर ए को, वेक्टर ए एंड बी को मैंने सेम ऑर्डर पे लिया है, तो वेक्टर आर को हम लेंगे ऑपोजिट ऑर्डर में फ्रॉम द ट्राइंगल लॉ। यस, अच्छा। अब वेक्टर ए को तो मैं रिजॉल्व कर सकता हूं 2 कंपोनेंट्स में, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में है ना, तो 3 डायमेंशन में तो इसे हम 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हमें इसे 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे बिकॉज इट लाइज इन ए 2 डायमेंशन। तो वेक्टर ए जो है हम इसे 2 डायमेंशन में रिजॉल्व करेंगे, दैट इज अलोंग ए एक्स एंड ये हो जाएगा ए वाई। इसी तरह वेक्टर बी को भी जो है हम रिजॉल्व करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, यहां से लेके यहां तक, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, अंडरस्टूड। ठीक है, इसी तरह हम रिजल्टेंट वेक्टर को भी क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस
एंड अलोंग वाई एक्सेस। ठीक है, तो वेक्टर ए को तो मैंने रिजॉल्व कर दिया मैंने एक्स एंड वाई पे, वेक्टर बी को भी रिजॉल्व किया एक्स एंड वाई पे। अब क्योंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है फ्रॉम द ट्राइंगल लॉ दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू भी हम यहाँ लिख सकते हैं, बी का वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं। तो आर इक्वल्स टू नथिंग बट ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे कैप। ठीक है, तो यही है आपका कार्टेशियन फॉर्म, इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। इज दैट क्लियर? ठीक है, जो कि आई आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में रहेगा, उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, ये भी आपका कार्टेशियन फॉर्म में ही है। अंडरस्टूड? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज द पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या है, देखो ध्यान से। अब मान लो ये वेक्टर आर है, इट इज, अब देखो ये भी तो आपका कार्टेशियन फॉर्म में ही है ना, आई कैप जे कैप और के कैप। या तो के कैप नहीं है क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, तो आई कैप जे कैप फॉर्म में है, मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म में है। ठीक है, तो वेक्टर आर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अब मान लेते हैं ये पॉइंट अगर पी है, ये पॉइंट ओ है, ओरिजिन है, और ओ से लेकर पॉइंट पी तक मैं ज्वाइन कर दूं और इसे मैं बोल दूं कि एक वेक्टर है। ठीक है, दिस वेक्टर इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर, मतलब ये पॉइंट पी का पोजीशन बता रहा हमें। ठीक है, सो पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेफरेंस। ठीक है, तो ओ आपका रेफरेंस है, पी इज ए पॉइंट, और ओपी को जो ज्वाइन करेगा उसे हम बोलेंगे दैट इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये x, y इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P, तो मतलब इसका मतलब ये है कि x एक्सिस में कितना है, ये x है, और y एक्सिस में कितना है, ये y है। तो इसका मतलब हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं इन अ कार्टेशियन फॉर्म। ओके, नेक्स्ट इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं हम, रिजल्टेंट जो पोजीशन वेक्टर आर है इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ आर इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इज आर। ओके, सिमिलरली हम 3 डायमेंशन में के लिए निकाल सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका भी सेम हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में है। अब पॉइंट पी है जो कि जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया गया है एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम सेम तरीके से निकाल सकते हैं, ये एक्स दूर पे है, ये वाई दूर पे है, और ये कितना दूर पे है, जेड एक्सिस, जेड डिस्टेंस दूर पे है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ओ इज कॉल्ड द ओरिजिन। पॉइंट ओ को क्या बोला जाता है, पॉइंट ओ को बोला जाता है ओरिजिन। ठीक है, अगर मान लो ओरिजिन, ओरिजिन जो है ये भी अगर वेक्टर है, ये तो ऑब्वियसली वेक्टर होगा। ठीक है, अगर मान लो ये भी एक आपका वेक्टर है, तो इस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, तो जीरो वेक्टर इक्वल्स टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। क्योंकि जो ओरिजिन है, ओरिजिन का तो कोई क्या बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड तो कुछ नहीं है ना, मैग्नीट्यूड तो 0 है उसका, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट 0 जो है ये रेफरेंस पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस विल बी 0। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड इसका 0 हो गया तो इसे हम बोलेंगे नल वेक्टर। क्या बोलेंगे इसे, नल वेक्टर। तो व्हाट इज नल वेक्टर, इट इज हैविंग ए 0 मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मतलब है इसका डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, दैट इज दैट वी डोंट नो। ओके, इसका डायरेक्शन किधर भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, व्हाट इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मान लो ये मैंने लिया है 2 डायमेंशन लिया है यहाँ पे। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लिया है यहाँ पे। अब मान लेते हैं ये आपका पोजीशन वेक्टर r1 है एंड दिस इज अ पोजीशन वेक्टर r2। ठीक है, पॉइंट p एंड पॉइंट q आर द 2 पॉइंट्स, r1 इज द पोजीशन वेक्टर, r2 इज आल्सो ए पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सो व्हाट इज डेल्टा r, डेल्टा r इज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसे, चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहां से, मान लो पॉइंट P से पॉइंट Q तो Q तक हमें जाना है। ठीक है, पॉइंट P से पॉइंट Q तक हमें जाना है, क्योंकि ये आपका इनिशियल वेक्टर है और ये आपका फाइनल वेक्टर है मान लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट को हमें जाना है, पॉइंट P से पॉइंट Q तक हमें जाना है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा r, दिस इज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज नथिंग बट पी क्यू वेक्टर। क्या बोलते हैं इसे, पी क्यू वेक्टर, इसे बोलेंगे पी क्यू। इसी डायरेक्शन में देखो, पी क्यू वेक्टर इज नथिंग बट ओपी, ओ क्यू माइनस ओपी। आप चाहो तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो, इसे आप ट्राइंगल लॉ के जैसे देखो, ट्राइंगल लॉ देखो, मैं क्या लिख सकता हूं, देखो R1 एंड डेल्टा आर आर टेकन इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, एंड R2 इज ऑल्सो, सॉरी, इज टेकन इन द ऑपोजिट सेंस। तो हम लिख सकते हैं R1 प्लस डेल्टा आर इक्वल्स टू R2, या फिर डेल्टा आर इक्वल्स टू R2 माइनस R1।
ठीक है। व्हाट इज R2? बताओ R2 क्या है? R2 इज नथिंग बट OQ, एंड व्हाट इज R1 इज नथिंग बट OP, OQ माइनस OP। देखो वही तो लिखा है ना यहाँ पे, OQ माइनस OP। यस, यहाँ पे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, देखो इधर। डेल्टा आर क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1, और R2 क्या है आपका? दैट इज इन कार्टेशियन फॉर्म इट विल बी x2 i कैप प्लस y2 j कैप, एंड R1 क्या हो जाएगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इसी तरह डेल्टा आर क्या लिखेंगे? यहाँ पे आई कैप और जे कैप को अलग अलग कर देंगे, सो x2 माइनस x1 ये हो जाएगा y2 माइनस y1। अंडरस्टूड? और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये तो आपका फाइनल कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। इसका मैग्नीट्यूड विल बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका रूट निकालेंगे। बस, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए नेक्स्ट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। अब मल्टीप्लीकेशन वेक्टर हम देखेंगे, खास करके हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड योर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम व्हेन ए स्केलर इज मल्टीप्लाइड विद अ वेक्टर। देखो यहाँ पे, व्हेन ए स्केलर इज मल्टीप्लाइड विद अ वेक्टर द रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी ए वेक्टर इटसेल्फ ओनली। जैसे कि मान लो ये P एक स्केलर क्वांटिटी है और A आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज अगेन गोइंग टू बी ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट, जब एक वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर तो डायरेक्ट होगा नहीं। यस, उसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो, अब उसे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज, एक बनेगा आपका स्केलर प्रोडक्ट, जैसे बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट, और एक बनेगा आपका वेक्टर प्रोडक्ट, और बने या तो उसे बोलेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट ये क्या होता है? देखो, व्हेन ए डॉट बी, ए डॉट बी का मतलब है, इसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में अगर ये डॉट रहेगा तो इसे हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट, और इसका रिजल्टेंट जो आएगा ये नथिंग बट दिस इज ए स्केलर ओनली। और ए डॉट बी का वैल्यू क्या आएगा? दैट इज मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, वेयर इज थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। मान लो ये अगर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है, अगर ये दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आएगा? दैट इज ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अंडरस्टूड? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट सिंबल, दिस इज अ डॉट सिंबल। ओके, कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं यहाँ पे। जैसे थीटा अगर 0 हो गया तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? मॉड ए इंटू मॉड बी, क्योंकि थीटा का वैल्यू, थीटा 0 इज 1। ओके, व्हेन थीटा इक्वल्स 90 देन ए डॉट बी विल बी 0। ओके, थीटा अगर 180 है तो ये हो जाएगा माइनस, थीटा लेस देन 90 है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा हमेशा, और थीटा ग्रेटर देन 90 तो ये हमेशा ये नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज विद ए क्रॉस। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहाँ पे और एक चीज देखेंगे, थीटा दैट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैन आल्सो रिटन एज ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे भी आप याद करिए, जो कि यहां से आया है। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहले हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है बताओ? सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, दैट इज इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। ओके, कम्यूटेटिव मतलब ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। नेक्स्ट, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज ए डॉट बी प्लस सी अगर है तो इसे हम लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अगर इसे हम एक्सपैंड करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो चीज है उसे हम एक्सपैंड करेंगे तो इट विल बी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ओके, नेक्स्ट, अगर मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, ऐसे ए प्लस बी एक वेक्टर है और सी प्लस डी भी एक वेक्टर है, तो दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी। पहले निकालेंगे ए डॉट सी प्लस ए डॉट डी, देन बी की बारी, अब बी की बारी है, दैट बी बी डॉट सी प्लस बी डॉट डी। ओके, नेक्स्ट, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है आपका। अंडरस्टूड? ठीक, नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ गिव्स ए स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या बोल रहा है बताओ? देखो, अगर मान लो सेम वेक्टर को अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, क्यों मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आया ये? बिकॉज थीटा दोनों वेक्टर के बीच में, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर हैं, सो और सेम वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा क्या होगा? 0 होगा।
ठीक है, एंगल इज 0, देन cos 0 is going to be 1, so both magnitude will be equals to a square. Okay, next, dot product of orthogonal unit vectors. जितने भी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, दैट इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, तो इनके बीच में अगर हम निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा इसका वैल्यू आने वाला है 1. ठीक है, और अगर हम क्या बोलते हैं उसको, किसी और के साथ निकालें, मान लो अगर आई कैप और जे कैप के साथ निकालें, या फिर आई कैप और के कैप के साथ निकालें, या फिर के कैप और जे कैप के साथ निकालें, तो इसका सारा डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि एंगल कितना है, एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री. यस, चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन ए एंड बी इज इन द कार्टेशियन फॉर्म. मतलब कि अगर a और b दोनों कार्टेशियन फॉर्म में है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के बताओ, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बताओ. इसके पहले हम देख चुके हैं, ax आई कैप और ये भी है आई कैप, ये दोनों का डॉट निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है आई डॉट जे बोलो या फिर आई डॉट के बोलो या फिर जे डॉट के बोलो, ये सारे हो जाएंगे 0 डॉट प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर्स. ठीक है, तो इसे हम निकालेंगे, ओनली क्या निकालेंगे बताओ, आई कैप डॉट आई कैप, इस फॉर्म में निकालेंगे. तो बताओ क्या हो जाएगा, ax आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप. तो क्या बन जाएगा, ये ए एक्स इंटू बी एक्स, दैट इज आई कैप डॉट आई कैप, प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप. तो क्या बन जाएगा, ए वाई बी वाई इंटू जे डॉट जे. और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ टू सिमिलर वेक्टर्स इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड. क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका 1 ही आने वाला है, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा. इज दैट क्लियर. तो a डॉट बी क्या आ गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट और द क्रॉस प्रोडक्ट. ये आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स के बीच में आता है. ठीक है, अब मान लो a क्रॉस b जो आएगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लीकेशन मतलब ये, अब ये मत सोचना कि ये मल्टीप्लीकेशन है ये. ठीक है ना, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि a के साथ b का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा या फिर वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा. ठीक है, द रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी वेक्टर इटसेल्फ ओनली. इज दैट क्लियर. ठीक है, और इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, इसका वैल्यू निकल के आएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एंड इंटू एन कैप. अब ये एन कैप क्या है, क्योंकि जैसे मैंने यहां पे बताया आपको कि ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर, तो ए क्रॉस बी ये भी तो वेक्टर होना चाहिए ना. यस, क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक दिस इज द मैग्नीट्यूड, तो इसके साथ वेक्टर भी होना चाहिए. तो एन कैप इज ए वेक्टर, और ये कैसा वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है विच इज अलोंग ए क्रॉस बी. ठीक है, देन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स इन क्रॉस प्रोडक्ट. देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, अब इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. देखो ध्यान से देखो, अगर मान लो एक 3 डायमेंशन में लिया है मैंने, दैट इज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, यहाँ पे दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी. अगर मुझे दोनों के बीच में एंगल मान लो थीटा है और मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, मतलब दोनों के बीच में वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, जिसमें से आपका ये 4 फिंगर्स है ना, ये जो चारों फिंगर्स हैं, आप ए के लाइन पे रखिएगा और ए से लेके बी तक उसको घुमाइए. ठीक है, कर्ल कीजिए, कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, और वाई एक्सिस में देखिए आपका थंब का डायरेक्शन होगा, दिस इज थंब डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस. देन दिस वाई एक्सिस के डायरेक्शन में या फिर थंब का डायरेक्शन जिधर होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. अंडरस्टूड. सिमिलरली अगर हम बी से लेके ए तक क्रॉस प्रोडक्ट, अगर हम, ये तो हो गया ए क्रॉस बी निकालने का तरीका. ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूं निकालो बी क्रॉस बी, बी क्रॉस ए निकालो, तो क्या करोगे पहले, तो सबसे पहले फिंगर्स को रखोगे आप बी की तरफ और ए की तरफ क्या करोगे, उसे घुमाओगे. अब जाहिर सी बात है इस तरह रखोगे तो ये तो बेंड होगा नहीं, क्योंकि आपको फिंगर तो ऐसे फिर टूट जाएगा फिंगर. ठीक है ना, तो आपको ये थंब को नीचे रखना पड़ेगा. देन यू कैन रोटेट योर फिंगर्स फ्रॉम बी टू ए. अंडरस्टूड. तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया. तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन एंड बी, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, दोनों का डायरेक्शन तो बराबर नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी के टाइम में क्या है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रहा था थंब का, और बी क्रॉस ए में थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा था, नीचे की तरफ. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया. फिर तो हम कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे. दैट इज अगर थीटा आपका 0 हो गया, यहाँ पे देखो थीटा अगर 0 हो गया, जाहिर सी बात है ए क्रॉस बी विल बी 0.
अगर थीटा 90 हो गया तो इट विल बी मैक्सिमम, अगर थीटा 180 हो गया तो भी जीरो होगा, तो थीटा लेस देन 90 होगा तो ये पॉजिटिव होगा, थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो ये अगेन पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? आप बेसिक मैथ्स का वीडियो देखिए, लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज फ्रॉम 90 टू 180। ठीक है, अगर आप बोलोगे सर फिर 180 से ज्यादा होगा तो 180 से ज्यादा हमें लेना भी नहीं है ना, क्योंकि हमें वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो हमेशा 180 से कम ही रहेगा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले से, पहले स्लाइड्स में हम पढ़ चुके हैं, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज ऑलवेज लेस देन 180, या तो इक्वल टू 180 या फिर लेस देन 180 रहेगा ये हमेशा। ठीक है, तो 0 से लेके 180 के अंदर तो साइन थीटा इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। यस, चलिए नेक्स्ट। So n cap is a perpendicular to a cross b along plus z axis. Understood? ठीक है, चलिए तो यहां पे मैंने लिखा है x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, तो आई थिंक इट्स कवर, इट्स ओवर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर्स की, ठीक है, तो ये हो गया आपका i कैप, ये हो गया आपका j कैप और ये हो गया आपका k कैप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अच्छा एक चीज यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे गलत है। तो जैसे मान लो कि एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी अगर ऐसा है, ठीक है, ए क्रॉस बी अगर ऐसा है, दिस इज इन द एक्स वाई प्लेन, नहीं सही है, इट्स गुड, यस। तो ए क्रॉस बी मतलब अगर इधर से जाएंगे तो ये ऑब्वियसली डायरेक्शन विल बी अलोंग द जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस से अलोंग में डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का। ठीक है, और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन जो होगा इट विल बी अलोंग माइनस जेड एक्सिस। सही है, इट्स गुड। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर्स जो है आपका, इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे हम यूनिट वेक्टर्स का, ठीक है, दैट इज आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये तो हो गया दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू सिमिलर, मतलब सेम यूनिट वेक्टर के साथ हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर और टू सेम वेक्टर्स एंगल क्या होगा? जीरो होगा, तो साइन जीरो इज जीरो, तो ये हमेशा जीरो होगा। लेकिन अगर हम बात करें आई क्रॉस जे के बारे में, या फिर आई क्रॉस वाई, सॉरी आई क्रॉस के बारे में, या फिर के क्रॉस जे के बारे में, तो हमें पता है क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली साइन थीटा इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1 बिकॉज थीटा इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। ओके, तो आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा बताओ? आई क्रॉस जे जो है ये खुद में एक वेक्टर आएगा, इस तरह जे क्रॉस के भी ये भी खुद में एक वेक्टर आएगा। वेक्टर तो आएगा ही, जीरो तो नहीं होगा, ऑब्वियसली वेक्टर तो आएगा, लेकिन इसका और वेक्टर भी कैसा वेक्टर आने वाला है, क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर लिया है तो आंसर विल आल्सो बी यूनिट वेक्टर। ठीक है, लेकिन हमें बस ये पता करना है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, सो डायरेक्शन के देखो ऐसा आपको लेके चलना है यहाँ पे, दिस इज आई क्रॉस जे, पहले देखो, पहले आओ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे करोगे तो आपको क्या मिलेगा? के मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप जे क्रॉस के करोगे तो आपको मिलेगा आई। अंडरस्टूड? अगर आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, अगर आप के क्रॉस आई करोगे तो आपको मिलेगा जे। ठीक है, तो देखो इधर आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई एंड के क्रॉस आई इज जे। ठीक है, अगर आप इसका क्लॉकवाइज चलाओगे तो इसका जस्ट ऑपोजिट आएगा, दैट इज जे क्रॉस आई आपको क्या मिलेगा? माइनस के। ओके, या फिर आई क्रॉस के आपको क्या मिलेगा? माइनस जे। ओके, इस तरह आपको के क्रॉस जे क्या मिलेगा? माइनस आई। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सब डिटेल्स यहाँ पे लिखा है, बट यू शुड नो द ट्रिक्स हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, इट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इसी तरह हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में। तो वेक्टर प्रोडक्ट्स में देखो, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है, दैट इज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, हमने देख लिया पहले से। ठीक है, भले ही देखो, भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन दोनों अलग अलग है, तो जाहिर सी बात अगर अलग अलग है तो ये तो वेक्टर प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव नहीं होगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जो है ये ओबे करता है। ठीक है, दैट इज ए क्रॉस बी प्लस सी लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय इटसेल्फ गिव्स जीरो वेक्टर। मतलब क्या है, देखो हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था, दैट इज ए क्रॉस सॉरी वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम वेक्टर के साथ आप कर रहे हो तो आंसर विल स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके, स्क्वायर ऑफ द वेक्टर ये आ जाएगा।
लेकिन इस केस में आपको जीरो आने वाला है, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो एंगल क्या आ जाएगा दोनों में, जीरो। एंगल जीरो मतलब ये भी आएगा आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहता तो जीरो लिख सकता था, लेकिन मैंने जीरो वेक्टर क्यों लिखा, क्योंकि ए क्रॉस ए, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए वेक्टर, तो यहाँ पे जीरो भी जो आएगा ये भी एक वेक्टर आएगा। तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या है बताओ, हमने इसके पहले हम देख चुके हैं, जीरो वेक्टर बोलो या फिर इसे नल वेक्टर बोलो, ठीक है। जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और उसका डायरेक्शन कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन है जो कि हमें मालूम नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का भी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अच्छा, ये तो हम देख चुके हैं अभी, आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे हम देख चुके हैं दिस वन। ओके, नेक्स्ट सेम थिंग। ओके, देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी व्हेन दे आर इन कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा, अभी हम बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मान लो ये ए एंड बी जो कि कार्टेशियन फॉर्म में है, इसका हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस कैसे निकालें बताओ, ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप लिखेंगे पहले, उसके बाद ए एक्स आई कैप क्रॉस बी वाई जे कैप, इसी तरह ए एक्स आई कैप प्लस बी जेड के कैप, ये हो गया एक। उसके बाद नेक्स्ट इसको भी ये तीनों के साथ क्रॉस करेंगे, फिर इसको भी इस तीनों के साथ क्रॉस करेंगे, तो दिस इज द फाइनल वैल्यू। लेकिन हमें यहाँ पे फ्रॉम दिस ये आपको समझना जरूरी है, अगर यहां से आप समझ गए तो इसका मतलब यहां भी आप इजीली कर पाओगे। तो सेम वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा ये विल बी जीरो, तो ये तो आपका जीरो होने वाला है, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जे कैप डॉट क्रॉस जे कैप, ये भी जीरो हो जाएगा। के कैप क्रॉस के कैप, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बचा दैट इज आई क्रॉस जे आई क्रॉस के, इसमें आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज आई क्रॉस जे जो है ये आ जाएगा आपको के कैप, अंडरस्टूड। लेकिन आई क्रॉस के ये आपको आएगा माइनस जे कैप, क्योंकि के क्रॉस आई जो है ये आपको के कैप जे कैप होता है, लेकिन आई कैप क्रॉस के कैप आपको क्या मिलेगा, दैट इज माइनस ऑफ जे कैप। यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ देखो दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट ये आप करके देखोगे तो आपको टोटल वैल्यू निकल के आएगा दिस वन, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्टली एग्जाम में वैसे भी दिया रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी कर सकते हो, हम आगे चले देखेंगे। दिस इज द डिटर्मिनेंट फॉर्म, यहाँ पे देख सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे दो वेक्टर्स दिया गया है इन द कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है और हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालने बोला गया है, तो हम ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज आई कैप जे कैप के कैप यहाँ ऊपर लिख दो। देन वेक्टर ए का जो कोड क्या बोलते हैं उसको, जो कंपोनेंट्स हैं दैट इज ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, इसको यहाँ ऊपर लिख दो। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट नेक्स्ट वेक्टर जो है उसका कंपोनेंट्स यहाँ पे नीचे लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट यू नो हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई कैप की। अगर आई कैप जब आप आई कैप के बारे में आप लिखना चाहते हो तब कैसे लिखोगे बताओ, ये वाला कॉलम और ये वाला रो को आप हटा दो, बचेगा क्या, बचेगा आपका ये बचेगा। तो इसको आप कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज ए वाई बी जेड पहले ये करोगे माइनस ए जेड बी वाई ये करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है, ये मैंने किया है देखो। नेक्स्ट जब जे कैप के बारे में कर रहे हो तो जे कैप क्या लिखोगे आप, पहले लिखोगे माइनस, जे कैप में क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस आएगा तो ये क्या करोगे, इसे ये वाला कॉलम और ये वाला रो आप रिमूव करोगे, बचेगा कितना, दैट इज ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ये क्या मैंने देखो, अंडरस्टूड। देन ये वाला करोगे, फिर ये वाला कॉलम रिमूव करोगे और ये वाला रो रिमूव करोगे तो बचेगा ये, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स, दैट्स ऑल, बहुत ईजी है देखो। नेक्स्ट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, देखो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या है, देखो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है ना, यस। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे दो वेक्टर्स लिए हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ओके, एंड दिस इज वेक्टर सी। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हो वेक्टर बी और वेक्टर सी को सेम ऑर्डर या फिर सेम सेंस में लिया गया है, वरस वेक्टर ए को लिया गया आपका ऑपोजिट सेंस में, तो आपका ये ट्रायंगल तो कंप्लीट हो गया, यस। नेक्स्ट, तो इस ट्रायंगल पे आप देख सकते हो अगर ये वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर बी, तो इसका कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज गोइंग टू बी बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा,
हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में पहले से, ठीक है ना। तो ये जो वेक्टर बी है इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। यस, तो एक्स एक्सिस अलोंग में कितना होगा ये, दैट इज बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा। तो इसका ये जो ट्रायंगल है, अब ये जो ट्रायंगल जो बन गया आपका, इसका एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, बेस आपका ये टोटल ए है, दिस इज टोटल बेस। अब ये मत बोल देना कि सर ये बी कॉस थीटा ये बेस है, नहीं, बी कॉस थीटा दिस मच, दिस इज अप टू दिस मच इज द बी कॉस थीटा, एंड अप टू ईयर यहां से लेके यहां तक क्या है, दिस इज बी साइन थीटा। लेकिन हमको निकालना टोटल बेस, बेस क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के बराबर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड के बराबर, दैट इज ए, एंड हाइट कितना है, दैट इज बी साइन थीटा। देखो लिखा मैंने, तो हम लिख सकते हैं एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, अंडरस्टूड। और ए बी साइन थीटा इज नथिंग बट मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ही होता है। यस, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है ना भाई। यस, ए बी साइन थीटा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम जो है इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सेम, अगर वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, वेक्टर बी का कंपोनेंट्स निकालेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। सो दिस, ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, दिस विल बी हाउ मच, बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। अब एरिया क्या होता है बताओ पैरेललोग्राम में, दैट इज बेस इंटू हाइट, टोटल बेस इंटू हाइट, दिस इज द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो बेस कितना है, बेस तो ए के बराबर ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर, दैट इज ए, इनटू, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये इनटू है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ये, ठीक है। इनटू हाइट कितना है, हाइट इज द बी साइन थीटा, क्या ये बी साइन थीटा, बस हो गया। तो ए बी साइन थीटा किसके बराबर है, दैट इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, दैट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये क्या है भाई, देखो अगर मान लो दो वेक्टर्स हैं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, एंड दिस इज वेक्टर सी, ठीक है। अब ए और बी को मिला के मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, कहां बनाया, नीचे देखो, ये ए है ये बी है, तो मैंने ए को भी यहाँ मतलब ए को भी मैंने यहाँ यहाँ ऐसा बना सकता हूँ, पैरेलल बना सकता हूँ, और बी को भी मैं इस तरफ पैरेलली बना सकता हूँ, ठीक है। तो नीचे का ये बन गया एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। इसी तरह हम इसको ऊपर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जिससे हमारा एक कुछ एक ऐसा एक क्यूब शेप में बन गया, ठीक है, एक क्यूबोर्ड बन गया हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। तो इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक। तो ये जो क्यूब है, इस क्यूब का हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बताओ, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम इज ए क्रॉस बी, सबसे पहले जो ए क्रॉस बी निकालेंगे हम, ठीक है, जो बेस है, यहाँ बेस में कंपेयर करो, ये जो बेस बना है आपका, तो बेस का ए क्रॉस बी निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, इनटू सी कॉस थीटा करेंगे। तो जो ऊपर का जो और एक साइड रहेगा, थर्ड साइड, ओके, दैट इज द सी, इसका हम निकालने करेंगे सी कॉस थीटा, वेर एज थीटा इज द एंगल बिटवीन द व्हाट यू से दैट वाई एक्सिस एंड द सी, ओके। या फिर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू ए क्रॉस बी डॉट सी। यस, क्योंकि ए क्रॉस बी ये भी एक वेक्टर है और सी भी एक वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज ए क्रॉस बी इंटू सी कॉस थीटा। यस, और इसे हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोला जाता है, जिसे हम लिखते हैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ए बी एंड सी। इज दैट क्लियर, दैट इज द वॉल्यूम। ये हमें क्यों निकालना चाहिए, हमें हमें निकालते हैं टू फाइंड द वॉल्यूम, ओके, ऑफ ए क्यूब। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। तो ये बेसिकली एक पैरेललोपाइप्ड है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड बोलते हैं। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, दैट इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी, इसका मॉड निकालेंगे तो ऑब्वियसली ए बी सी इसका मॉड, ये तो बनेगा वॉल्यूम, ओके। तो ए बी सी को हम नॉर्मली क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिखा जा सकता है, या फिर बी क्रॉस सी डॉट ए भी लिख सकते हैं, या फिर सी क्रॉस ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट जो है ये कॉम्यूटेटिव है, तो हम लिख सकते हैं इसे सी डॉट ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं, या फिर बी डॉट सी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट्स फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। इज दैट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इज द साइन लॉ। अब देखो साइन लॉ क्या बताता है, देखो, सो यू हैव टू प्रूव यूजिंग द वेक्टर एल्जेब्रा, ओके। सो साइन लॉ देखो, मान लो एक ट्राइंगल है, सपोज दिस इज ए ट्राइंगल हैविंग साइड्स ए बी एंड सी, एंड जो साइड ए है ना स्मॉल ए, उसके ऑपोजिट वाला एंगल जो होगा दैट इज कैपिटल ए, और जो साइड बी है स्मॉल बी है
उसका ऑपोजिट वाला एंगल होगा कैपिटल बी, और जो साइड सी है दैट इज स्मॉल सी, उसके ऑपोजिट वाला एंगल जो होगा दैट इज कैपिटल सी। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, दैट इज ए बाई साइन ए इक्वल्स टू बी बाई साइन बी इक्वल्स टू सी बाई साइन सी, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, बेसिकली आपका यही आप साइन लॉ है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले को हम यूज मतलब प्रूफ करना है, बाद में फिर यूज करना सीखेंगे इसे। तो ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, बहुत बढ़िया। देन कैपिटल ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के क्या है भाई, ये एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अगर मान लो ये वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c, टेकन इन द सेम ऑर्डर, टेकन इन द सेम ऑर्डर, तो क्या बनता है ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो ही बनता ना, यस जीरो बनता। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू अगर जीरो है, ठीक है, ये देखो मैं यहां पे बनाया हूं, देखो दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b एंड दिस इज वेक्टर c, टेकन इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो सेम ऑर्डर में होगा तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट तो आपका जीरो होने ही वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया दोनों साइड में मैंने क्रॉस किया, क्रॉस ए किया। ठीक है, ए क्रॉस ए टोटल से किया, फिर ए क्रॉस जीरो से किया, क्योंकि मुझे पता है ए क्रॉस जीरो इज ऑल्सो गोइंग टू बी जीरो ओनली। ओके, तो इसे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दैट इज ए क्रॉस ए, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, दैट इज ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, देखो यहां पे आ गया इक्वल्स टू जीरो। अब ए क्रॉस ए तो हमेशा आपका जीरो आने वाला है, क्योंकि एंगल बिटवीन द सेम वेक्टर्स इज इन द क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। ए क्रॉस बी और यहां पे है ए क्रॉस सी। ओके, नेक्स्ट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए क्रॉस सी। ओके, माइनस ऑफ ए क्रॉस सी। अब इसका क्या करेंगे हम, इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। अब ए क्रॉस बी अगर मान लो मुझे निकालना है इस एंगल से, देखो मेरी बात ध्यान से, ए है ये, दिस इज ए, ओके, एंड दिस इज बी, दोनों के बीच में एंगल कितना बताओ, यस अगर ये एंगल सी है तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस सी। तो एंगल ये जो वेक्टर ए है इसको मैं अगर इधर एक्सटेंड करूं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलली में अगर शिफ्ट करता हूं तो कोई एंगल तो चेंज होने वाला नहीं है। तो वेक्टर ए है ये, और ये वेक्टर दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल है 180 माइनस सी। तो देखो मैं निकाल सकता हूं यहाँ पे ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी साइन 180 माइनस सी। इसी तरह ए क्रॉस सी का मॉड क्या होगा बताओ, ए सी ए क्रॉस बी, सॉरी ए क्रॉस सी, दिस इज ए, और ये आपका सी है, सी अगर इधर है तो हमें तो टेल से टेल ज्वाइन करना है, तो ये तो हो गया ए, और सी को मैं एक्सटेंड यहां कर दूंगा, दिस इज सी, दिस इज ए। दोनों के बीच में एंगल कितना है बताओ, पहले एंगल कितना था बी, अब ये एंगल कितना है बताओ, 180 माइनस बी, यस 180 माइनस बी, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ए बी साइन सी इक्वल्स टू ए सी साइन बी आ गया। इसका मतलब यहाँ पे बी बाय साइन बी इक्वल्स टू बी बाय, देखो यहाँ पे ए कैंसिल कर सकते हैं, तो बी बाय साइन बी इक्वल्स टू सी बाय साइन सी, ये आ गया। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पे क्रॉस बी करके भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे बी क्रॉस करेंगे तो भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे भी सी और सी को भी क्रॉस करेंगे तो भी हम बाकी के वैल्यूज निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड, इज दैट क्लियर? तो फाइनली विल गेट दैट इज a बाय साइन a इक्वल्स टू b बाय साइन b इक्वल्स टू c बाय साइन c। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, और बाकी का जो चीज है, बाकी का जो वैल्यूज है वो आप निकाल सकते हो कैलकुलेट करके। नेक्स्ट इज द कोसाइन लॉ। अब कोसाइन लॉ क्या है, हमें ये प्रूफ करना है फ्रॉम द वेक्टर अलजेब्रा, दैट इज cos a इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। इसी तरह cos b क्या है बताओ, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac, एंड cos इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। सिमिलर ट्राइंगल लेंगे हम ए बी सी, जिसका एंगल हम ले लेंगे ए के साइड, ए के ऑपोजिट में जो ट्राइंगल एंगल होगा वो दैट इज कैपिटल ए, ये होगा कैपिटल बी और ये होगा कैपिटल सी। ठीक है, सेम ट्राइंगल लेंगे हम, ओके, एंड सेम टेकन इन द सेम ऑर्डर पे लिखा गया है, सो दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए। ओके, तो यहां पे देखो a प्लस बी कितना हो जाएगा, माइनस सी। अब दोनों को मॉड ले लेंगे, तो मॉड ले लिया मैंने, मॉड लेके क्या करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, मॉड लेके मैंने यहाँ पे स्क्वायर भी कर दिया। ठीक है, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज मॉड का स्क्वायर क्या होता है, पहले मॉड निकालेंगे तो इसका मॉड क्या आएगा, दैट इज रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस सी, क्योंकि ए बी का निकाल रहे हैं हम, यस ए बी का, दैट इज ए
और ये है आपका बी, तो इसके बीच में एंगल कितना है 180 माइनस सी, तो 180 माइनस सी। ओके, सो ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस टू ए बी कॉस सी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे कॉस सी हम निकाल सकते हैं, कॉस सी कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ना, दैट इज आई कैन राइट लाइक दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab कॉस सी, यस, या फिर कॉस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab, ये तो आया ना, यस यही तो आया, यस कॉस सी आ गया हम लोग का, कॉस सी आ गया। तो इसी तरह हम कॉस ए एंड कॉस बी भी निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड। कैसे करेंगे बताओ, यहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू सी लिया गया था, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस सी इक्वल्स टू माइनस बी, फिर इसका मॉड करेंगे, इसका सॉरी इसका टोटल मॉड करेंगे, a प्लस सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी, इसका भी मॉड करेंगे, ठीक है, इसका मॉड करेंगे फिर इसको स्क्वायर करेंगे, तो a प्लस सी का वैल्यू अब निकालेंगे फिर, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा फिर, या दैट इज योर कोसाइन लॉ में, दैट इज दिस वन। ओके, नेक्स्ट इज द डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन किसे बोलते हैं, दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर नोन एज द डायरेक्शन कोसाइन। आपको प्रूफ करना है दिस वन, एल स्क्वायर, ठीक है, मान लेते हैं कि कॉस अल्फा इक्वल्स टू एल है, कॉस बीटा इक्वल्स टू एम है एंड कॉस गामा इक्वल्स टू एन है, तो आपको प्रूफ करना है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। उससे उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें करना है, आपको लेना है एक एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक 3 डायमेंशन लेना है, जिसपे आपको एक वेक्टर लेना है, वेक्टर ए, एंड दिस वेक्टर इज मेकिंग एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस, बीटा विद द वाई एक्सिस एंड गामा विद द जेड एक्सिस। तो व्हाट इज कॉस अल्फा बताओ, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, दैट इज ए एक्स। सबसे पहले हम वेक्टर को लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो मॉड ऑफ वेक्टर क्या आ जाएगा, दैट इज रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ गया आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो उसके लिए उसके बाद हम क्या निकालेंगे, कॉस अल्फा निकालेंगे, कॉस बीटा निकालेंगे एंड कॉस गामा निकालेंगे। तो देखो अगर कॉस अल्फा में निकालूंगा तो सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। व्हाट इज कॉस अल्फा बताओ, कॉस अल्फा क्या होता है, बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना आ गया बताओ, तो बेस कितना आएगा, अगर ये वेक्टर ए है तो इसका बेस कितना आएगा, दैट इज ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा, ओके, बाय दिस वन, ये कितना है, दिस इज नथिंग बट ए। ओके, अंडरस्टूड। तो दिस ए कॉस अल्फा इज नथिंग बट ए एक्स, इसे हम ए एक्स भी बोलते हैं ना, ए एक्स, और ये हो जाएगा आपका दिस इज द ए। सो कॉस अल्फा इक्वल्स टू ए एक्स बाई ए, या फिर ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा, ये आ गया आपका ए एक्स का वैल्यू कॉस अल्फा। इसी तरह आप निकाल सकते हैं कॉस बीटा का निकाल सकते हैं, इसी तरह कॉस गामा का भी निकाल सकते हैं। तो अगर इसे हम तीनों को हम स्क्वायर करें, कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस बीटा स्क्वायर प्लस कॉस गामा स्क्वायर, तो ये कुल मिलाकर कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे ए जेड ए स्क्वायर एलसीएम है, तो एलसीएम कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर वाई प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये दिस इज नथिंग बट द रिजल्टेंट, द वेक्टर इटसेल्फ, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे डिवाइड बाई जो एलसीएम का स्क्वायर था, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कुल मिला के 1 आ गया। तो इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन का जो प्रूफ करना था हमें, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, हेंस इट इज प्रूव्ड। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। अगर आपको जहां कहीं भी समझ नहीं आया, प्लीज आप उसको क्या बोलते हैं, उसको रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं हमको समझ नहीं आया, तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, कि सर ये टॉपिक हमें समझ नहीं आया और एक बार इसको एक्सप्लेन कीजिए। मेरे हिसाब से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप एक बार वीडियो देख के, अगर ये जो मैंने लिखा है, ये नोट्स लिखा है मैंने, ठीक है, तो इसको अगर आप पॉज करके इसका नोट्स आप खुद से बनाओ या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद ये तो आपका कॉन्सेप्ट सीरीज है, और इसके बाद आप इसका इस पर्टिकुलर वेक्टर चैप्टर का जो है आप एक रैंक बूस्टर सीरीज करके आता है, ठीक है, और एक वीडियो आने वाला है रैंक बूस्टर सीरीज, जिसमें आपके एमसीक्यूज मोस्ट मतलब अच्छे अच्छे एमसीक्यूज भी हैं और कुछ पीवाईक्यूज भी हैं, वो कवर अप हुए हैं, तो उसे भी प्लीज़ देखना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है इसमें पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। सो टिल देन हैव ए गुड डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।